हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड की थियरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसके एक पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको दिखेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड। उसमें आप जाएंगे तो आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। पहली वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये वीडियो आपको बेटर समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आईटीआई से रिलेटेड कोई भी सूचना या भी कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो आपके दोस्तों तक और आपको तुरंत मिल जाए। और जो बेल आइकन हो उसको भी ऑन कर लीजिए, तुरंत नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगा कि आप वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का स्टार्ट जब हम करेंगे तो उससे पहले हम पीछे को रिवाइंड करेंगे ना। फ्रिक्शन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि घर्षण क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके थे घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हमने दो तरीके का पढ़ा था। एक था हमारा स्थैतिक घर्षण, क्या था? स्थैतिक घर्षण। और दूसरा था हमारा गतिक घर्षण। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था घर्षण गुणांक। क्या पढ़ा था? घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक के बाद हमने पढ़ा था घर्षण कोण। ठीक है। इसको एक बार हम लोग रिवाइंड करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। घर्षण क्या होता है? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में रखी होती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल लगता है। उस बल को हमने नाम क्या दिया था? घर्षण बल नाम दिया था। उस बल को हमने क्या नाम दिया था? घर्षण बल। और यह घटना क्या कहलाती है? घर्षण कहलाती है। घर्षण कितने प्रकार का हुआ था? तो घर्षण दो प्रकार का हुआ था। एक स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक और स्थैतिक में बस इतना अंतर है कि इसको हम बोल देते हैं स्थिति। क्या बोल देते हैं? स्थिति। तो स्थैतिक में स्थिति छिपा हुआ है। तो स्थिति मतलब क्या? विराम। स्थिति मतलब क्या? विराम। तो किसी वस्तु के विराम अवस्था के कारण जो घर्षण होता है उनके सतहों के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक बोलते हैं। गतिक घर्षण, जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसके गति का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, और उस घर्षण को हम क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण बोलते हैं। यानी ये किसके कारण आती है? गति के कारण आती है, तो इसको हम डायनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक घर्षण भी बोलते हैं। इसके बाद घर्षण गुणांक के बारे में पढ़ा था हमने। घर्षण गुणांक के बारे में पढ़ा था कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या बोलते थे? घर्षण गुणांक बोलते थे, जिसको म्यू से डिनोट करते थे। और म्यू का मान कितना होता था? एफ बटा के आर, या फिर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? डब्ल्यू, क्योंकि आर बराबर क्या होता है? mg होता है। आर बराबर क्या होता है? mg, और mg क्या होता है? भार। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। इसके बाद घर्षण कोण पढ़ा था हमने। घर्षण कोण क्या होता है कि घर्षण गुणांक किसी भी कोण पर जिस पर वस्तु गति करने वाली होती है उसकी स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट tan थीटा बराबर होता है किसके? घर्षण गुणांक के। तो ये रिलेशन हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम और देख लेते हैं कि गतिक घर्षण क्या होता था। गतिक घर्षण क्या होता है इसको तो देख लिए थे, लेकिन इसके कितने प्रकार होते हैं उसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद आज की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो गतिक घर्षण के भी प्रकार देख लेते हैं। गति के कारण घर्षण होता है तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सर्पी घर्षण। क्या होता है? सर्पी घर्षण। और एक होता है आपका रोलिंग घर्षण। ठीक है। एक क्या होता है आपका? रोलिंग घर्षण होता है। ठीक, रोलिंग घर्षण। अभी सर्पी घर्षण क्या होता है और रोलिंग घर्षण क्या होता है? सर्पी का मतलब होता है फिसलना। सर्पी का मतलब क्या होता है? फिसलना। मतलब इसमें क्या होगा? एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर क्या होगी? फिसलेगी। क्या होगी? फिसलेगी। जैसे सपोज ये कोई सतह है और इस सतह पर कोई भारी लकड़ी का गुटका रखा हुआ है या फिर कोई भी वस्तु रखी है, तो दोनों के संपर्क तल में घर्षण बल लग रहा है। लेकिन इधर से अगर दो व्यक्ति इसको खींचने लगे तो क्या होगी? इस सतह पर फिसलेगी। इस सतह पर क्या होगी? फिसलेगी। तो इस यहाँ पर जो घर्षण उत्पन्न होगा उस प्रकार के घर्षण को हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बोलते हैं। सर्पी घर्षण की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होता है सर्पी घर्षण? ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फिसलना।
तो जब लिखिए परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो इस प्रकार का घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने ये दो व्यक्ति हैं, दोनों इस गुटके को बांध करके इस सतह पर खींच रहे हैं, तो ये सतह पर खींच रहे हैं तो ये वस्तु इस सतह पर फिसल रही है, तो इस प्रकार की गति भी हो रही है, तो गतिक घर्षण का प्रकार है सर्पी घर्षण। तो इस प्रकार के घर्षण को हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है रोलिंग। ठीक है, रोलिंग को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो रोल मतलब होता है लुढ़कना। ठीक है, रोलिंग मतलब क्या होता है? लुढ़कना। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर क्या होगी? लुढ़केगी, तो उस घर्षण को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग घर्षण बोलते हैं। और इसके लिए हम बेलनाकार वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, बेलनाकार वस्तु, जैसे हम जब सिलेंडर को हमें ले जाना होता है तो नहीं उठाकर लेकर जाने का मन करता है तो उसको लेकर के हम लुढ़का देते हैं। तो जब वो सिलेंडर को हम लुढ़काते हैं, मान लीजिए कोई बेलन है आपके पास, अब इसको हमें ले जाना है, बहुत भारी है, तो हम क्या करते हैं? इसको ढकेलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है? ऐसे जाती है। तो अभी भी तो इनके सतह के बीच घर्षण काम कर रहा है, इनके सतह के बीच क्या कर रहा है? घर्षण काम कर रहा है। तो लुढ़कते समय जो घर्षण काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग घर्षण बोलते हैं। तो इसकी भी परिभाषा लिख लेंगे, रोलिंग घर्षण की। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु को बेलनाकार वस्तु के सहारे लुढ़काया जाता है तो बेलनाकार वस्तु तथा सतह के बीच कार्यरत घर्षण रोलिंग घर्षण कहलाता है। और इससे घर्षण क्या होता है? कम भी हो जाता है। इससे घर्षण थोड़ा सा कम भी, जैसे अब इसे फिसला करके ले जाना है, सर्पी घर्षण के सहारे लेकर जाना है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जब रोलिंग घर्षण का प्रयोग करेंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज यही वस्तु है, ये सतह है, यहाँ पर हमने इसके नीचे कुछ बेलनाकार वस्तु लगा दी है। ठीक है, अब इस बेलनाकार वस्तु के सहारे इसको खींचेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? खिंचा जाएगा। तो मतलब ये बेलनाकार वस्तु और इस सतह के बीच जो कार्य कर रहा है घर्षण, वो कौन सा घर्षण है? आपका रोलिंग घर्षण है। ठीक है, रोलिंग घर्षण है। आप इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से, रोलिंग का मतलब लोटनिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोटनिक मतलब लौटा के ढकेला जा रहा है, उसको क्या करा जा रहा है? लौटा करके ढकेला जा रहा है। तो उस समय जो कार्य करेगा उस घर्षण को हम क्या बोल देंगे? लोटनिक घर्षण भी कह देते हैं, और इसके बाद रोलिंग घर्षण भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये जो टॉपिक थी आपकी गति घर्षण के प्रकार में था। सर्पी घर्षण आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सर्पी घर्षण मतलब क्या? फिसलना। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलेगी तो जो घर्षण काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण बोलेंगे। और जब कोई वस्तु लुढ़केगी तो लुढ़कते समय जो कार्य करेगा घर्षण उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग घर्षण बोलेंगे। या फिर ज्यादा शुद्ध लिखेगा तो आपको क्या लिख देगा? लोटनिक घर्षण लिख देगा। ठीक है, अब हम घर्षण कोण पढ़ चुके हैं, तो विराम कोण एक चीज होती है जो काम करती है रुच्छ तल पर। जब कोई वस्तु इंक्लिन्ड प्लेन होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर वस्तु करेगी रुच्छ तल पर, इसको क्या बोलते हैं? रुच्छ तल बोलते हैं। ठीक है, या फिर आनत तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनत तल। और रुच्छ मतलब होता है खुरदुरा। जब तक खुरदुरा नहीं होगा तब तक घर्षण की घटना हमको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो रुच्छ तल होता है और ऐसे तल को क्या बोलते हैं? आनत। और एक किस कोण पर
फिसलना प्रारंभ करती है, किस कोण पर लुढ़कना प्रारंभ करती है, उसको कुछ दूसरा नाम देते हैं। जैसे घर्षण कोण होता है तो इसको हम नाम क्या देते हैं, विराम कोण। क्या नाम देते हैं, विराम कोण। तब इस विराम कोण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद घर्षण से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उनको देखेंगे। फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे, विराम कोण। हेडिंग लिखिएगा विराम कोण। तो हेडिंग क्या लिखना है आप लोगों को, विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। विराम कोण को आपको लिख सकता है फिसलन कोण भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, फिसलन कोण भी बोल सकता है। तो पहले देखते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, डिफाइन भी कर लेंगे। हमने बोला ये कब आएगा, आनत तल पर आएगा। और आनत तल कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, ढलान जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढलान। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है यम द्रव्यमान का, ठीक है। ये क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है और इस पर ए थीटा कोण पर रखी हुई है, ठीक है। किस कोण पर रखी हुई है, थीटा कोण पर, ठीक है। अब यहाँ पर रखी है तो जाहिर सी बात है कि ये फिसलेगी, जाहिर सी बात है क्या करेगी, फिसलेगी। तो बस यहीं से डिफिनेशन आ जाएगी, यहीं से क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी कि वह न्यूनतम कोण, झुकाव क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। इससे ज्यादा झुकाव अगर होगा तो वस्तु फिसलेगी नहीं। सपोज अगर ऐसे कर दिया हमने तो और नहीं खिंचेगी, ठीक है, और नहीं फिसलना स्टार्ट नहीं करेंगे, रुक जाएगी। तो ये क्या होता है, न्यूनतम कोण होता है। तो डिफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम कोण, वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु, जिस पर कोई वस्तु फिसलना, जिस पर कोई वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है, जिस पर कोई वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है, उसे विराम कोण या फिसलन कोण कहते हैं। उसे विराम कोण या फिसलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, घर्षण कोण को कैसे प्रदर्शित करते थे, थीटा से। तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ थीटा नहीं लिखिए, अल्फा लिखना है, ठीक है। घर्षण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। तो जैसे थीटा का मान निकाला था वैसे ही हम अल्फा का मान भी निकालेंगे। लेकिन अल्फा का मान निकालने के लिए हमने आपको पहले वीडियो में ही बताई थी कि जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक तो उसका भार नीचे की ओर काम करता है और एक तो सतह के द्वारा उस पर नॉर्मल प्रतिक्रिया, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर कार्य करती है। लेकिन जब गति करती है वस्तु तो उस पर चार बल काम करते हैं। एक तो उसका भार नीचे की ओर और एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, और जो एक बल जो आप लगा रहे हैं उधर काम कर रहा है और उसके कारण जो घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में आता है वो इधर आ जाता है। तो जब वस्तु गति करती है तो उस पर चार तरीके के बल क्या होते हैं, काम करते हैं। तो ये वस्तु यहाँ पर फिसल रही है ना, तो जब फिसल रही तो इस पर कितने बल काम करेंगे, चार। अब वो चार बल क्या क्या होंगे, कैसे होगी उनकी डायरेक्शन, उसको देखते हैं। तो चलिए इधर हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका भार होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और भार क्या होता है, mg। भार क्या होता है, mg, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, w बोल सकते हैं, ठीक है। w बराबर होता है mg, ये होता है भार। इसके बाद इस तल के लंबवत काम करेगा इसका अभिलंब प्रतिक्रिया। तल के लंबवत, ये ना कि इसी के लंबवत लगा दे कल के जैसे, ये तल के सतह ए है तो इसके लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया कार्य करेगा r इधर की ओर, ये r हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके घटक करेंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है तो सदिश राशियों को हम वियोजित कर सकते हैं उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में। तो देखिए इसका जो भार है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और जो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है तल द्वारा लगता है तो तल के लंबवत होगा, ये तल से लंबवत है, ठीक है। अब इसका जो घटक होगा एक तो इसी कोण पर होगा, अल्फा कोण पर, यहाँ से अल्फा कोण पर इसका घटक होगा और अल्फा की ओर हमेशा क्या आता है आपका, कॉस आता है। तो ये हो जाएगा mg कॉस अल्फा। कोण की ओर हमेशा उसका कास वाला घटक आता है, ठीक है। और उससे अपोजिट कौन सा आता है, साइन वाला आता है। तो अपोजिट आएगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा आपका mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा, ठीक है। इतना ठीक है।
तीन बल हमको मिले, एक तो उसका भार, फिर एक अभिलंब प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद जिधर फिसल रही है जिस बल के कारण वो मिल गया, और जिधर फिसलती है उसके अपोजिट क्या आता है आपका घर्षण बल आता है। तो इधर आ जाएगा आपका क्या एफ, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एक काम कर रहा है नीचे, फिर दूसरा तल के अभिलंबवत काम कर रहा है, फिर किसके कारण ये नीचे आ रही है, तो इस जो आपका भार है इसके ऊर्ध्वाधर घटक mg sin अल्फा कारण नीचे आ रही है। तब ये बल है, तो बल के कारण नीचे आ रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया क्या आपका एफ है आपका घर्षण बल। अब हम इनको संतुलित करना जानते हैं कि कौन किसको संतुलित कर रहा है। इस आर के सीध में कौन है mg sin अल्फा, यानी आर किसके बराबर होगा mg cos अल्फा के होगा, और mg sin अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है घर्षण बल एफ। ठीक है, एफ क्या कर रहा है इसको बैलेंस कर रहा है। तो लिखेंगे इसको, देखिए इस r को बैलेंस कौन कर रहा है mg cos अल्फा, तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा आपका mg cos अल्फा। इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद इस mg sin अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है एफ। ठीक है, घर्षण बल जो उत्पन्न हो रहा है, तो एफ बराबर किसको हो जाएगा mg sin अल्फा के हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। आप क्या कीजिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 को ना समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दीजिए भाग, तो लेफ्ट का लेफ्ट में भाग होगा, राइट का राइट में। इधर क्या है एफ, इधर क्या है आर, फिर इधर क्या है mg sin अल्फा, और इधर क्या है mg cos अल्फा। ठीक है, mg sin अल्फा अपन mg cos अल्फा, mg से mg क्या हो जाएगा कैंसिल। हमने कल आपको बताया था रिलेशन कि एफ इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू आर होता है। क्या होता है म्यू इंटू आर। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एफ की जगह क्या रखेंगे म्यू इंटू आर, तो रखिए म्यू इंटू आर बटा के क्या हो जाएगा आर, इधर कट गया तो बचा साइन अपान कास, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा। ठीक है, आर से आर हो जाएगा कैंसिल। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा, लेकिन यहाँ अल्फा है तो कोड बदल जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा टेन अल्फा। यानी जो आपका विराम कोण होता है वो भी घर्षण गुणांक के क्या होता है बराबर होता है। यानी आपके विराम कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है, घर्षण गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम इसको समीकरण 3 मानते हैं तो हम घर्षण कोण और विराम कोण में भी क्या कर लेंगे रिलेशन निकाल लेंगे। आप बताइए घर्षण कोण बराबर क्या आया था टेन थीटा बराबर आया था आपका म्यू, टेन थीटा बराबर क्या आया था म्यू। ये समीकरण अगर 4 मान लेते हैं तो देखिए इसका और इसका दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो म्यू यहाँ भी है म्यू यहाँ भी है। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू बराबर टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या हो जाएगा बराबर, यानी बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, तो देखिए इधर क्या है टेन अल्फा है और इधर क्या है टेन थीटा है। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको अल्फा बराबर थीटा। अल्फा जो आपका घर्षण कोण होता है वो विराम कोण के बराबर होता है। जो आपका घर्षण कोण होता है वो विराम कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप रिलेशन क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि घर्षण कोण किसके बराबर होता है, घर्षण कोण किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन होगा बहुत सारे कोण दिया होगा आपको, कास थीटा दिया होगा, साइन थीटा दिया होगा, टेन थीटा दिया होगा, टेन अल्फा दिया होगा, या फिर आपको दे देगा ऑप्शन में कि ज्या के बराबर होता है, स्पर्श ज्या के बराबर होता है, या फिर दे देगा विराम कोण के बराबर होता है, गतिक कोण के बराबर होता है। तो आपको उसको डिफ्लेक्ट करना है तो किसी के बराबर दे देगा, साइन दे देगा, टेन दे देगा, विराम कोण दे देगा, गतिक कोण दे देगा, स्थितिक कोण दे देगा। आपको याद रखना है कि जो घर्षण कोण होता है किसके बराबर होता है विराम कोण के, या फिर विराम कोण किसके बराबर होता है घर्षण कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फिसलन कोण और जो आपका घर्षण कोण विराम कोण वाला टॉपिक था ये समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा। आपको बस कितना याद रखना है, आपको याद रखना है थोड़ा सा
कि म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा होता है। म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा, और म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। अल्फा क्या है, तो अल्फा है आपका विराम कोण, अल्फा क्या है, विराम कोण, और थीटा क्या है, घर्षण कोण। थीटा क्या है, घर्षण कोण। और याद रखना है कि घर्षण कोण क्या होता है, विराम कोण आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घर्षण कोण और विराम कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अब देखते हैं, इसी से रिलेटेड देखेंगे टॉपिक कि अगर हम इसको ए त्वरण से नीचे की ओर भेज रहे हैं या फिर ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है तो इस त्वरण का मान क्या होगा, इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हेडिंग आपको लिखना है आनत तल पर गति, मोशन एट इंक्लिन्ड प्लेन। अब इसमें भी पहली हेडिंग आपको लिखनी है कि जब वस्तु नीचे की ओर ए त्वरण से गति करती हो। ठीक है, वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है ए त्वरण के साथ, तो पहले आप एक आनत तल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आनत तल और ये हो गया उसका विराम कोण अल्फा। यहाँ पर वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m, जिसका द्रव्यमान क्या है, m, और ए इस पर क्या हो रही है, फिसल रही है, किसके साथ, ए त्वरण के साथ। ठीक है, ए त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है। अब आपको पता है कि इस पर कौन कौन से बल काम करेंगे, तो पहले तो इसका भार नीचे की ओर काम करेगा mg। ठीक है, फिर अल्फा कोण पर इसका क्षैतिज घटक होगा mg cos अल्फा होगा, mg cos अल्फा। फिर इससे 90 डिग्री पर होगा mg sin अल्फा। फिर इसके अपोजिट होगा घर्षण बल F क्या होगा, F, और इस तल के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया होगी R। इतने बल इस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आपका हो जाएगा आसानी से, R किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos अल्फा को। हमको A का मान निकालना है कि A की वैल्यू क्या होगी, तो R किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos अल्फा को। तो यहाँ से लिखेंगे R बराबर mg cos अल्फा, R बराबर mg cos अल्फा। समीकरण 1 मान लिया। अब इस पर नेट बल कितना काम करेगा, जब ए त्वरण के साथ गति कर रही है तो नेट बल कितना काम करेगा आपका, नेट बल काम करेगा आपका F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma, इसका नेट बल ये कहाँ से आया, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। अभी जब दोनों ओर बल काम कर रहे हैं, एक तो F काम कर रहा है, एक तो mg sin अल्फा काम कर रहा है। अब बताइए वस्तु किधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, मतलब इसका मान क्या है, ज्यादा है। अगर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो F के बराबर आएगा, लेकिन इन दोनों का परिणामी क्या होगा, mg sin अल्फा माइनस F। ठीक है, यानी यहां से हमको मिल जाएगा F बराबर mg sin अल्फा माइनस F। अब देखिए इन दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा mg sin अल्फा माइनस F बराबर ma। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब बताइए घर्षण बल बराबर हमने आपको बताया नहीं है, घर्षण बल बराबर हमने आपको बताया कि होता है F बराबर म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर होता है। अब देखिए यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, R बराबर क्या है, mg cos अल्फा। तो R की वैल्यू यहाँ रख देकर हम समीकरण 1 से R की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा F बराबर म्यू इंटू R की वैल्यू क्या है, mg cos अल्फा, तो हो जाएगा mg cos अल्फा। ठीक है, अभी जो F का मान आया है, घर्षण बल का मान आया है, इसको ला करके हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि F का मान, F का मान यानी घर्षण बल का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका mg sin अल्फा और इसके जगह क्या होगा, म्यू, फिर mg cos अल्फा बराबर m इंटू ए। और यहाँ देखिए क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो m कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, g sin अल्फा माइनस म्यू g cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, a बराबर ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर क्या मिला आपको, g भी कॉमन है, देख लीजिए g भी कॉमन है, g कॉमन ले लेते हैं, तो g बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा।
तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे चित्र बना करके दे देगा, आपको कोड दे देगा, विराम कोड, और कह देगा कि इस त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर ये फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, A बराबर G साइन अल्फा माइनस म्यू कास अल्फा। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर एक हम लोग क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस फार्मूले पर। ठीक है, उसी से रिलेटेड सवाल है, कह रहा है कि एक खुरदुरे तल पर जिसका क्षैतिज के साथ झुकाव कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, झुकाव कोण दे दिया, क्षैतिज के साथ कितना है, 30 अंश है। पिंड संतुलन में है, जब पिंड संतुलन में है तो उसका घर्षण कोण दे दिया, यानी घर्षण कोण का मान दे दिया आपको कितना, घर्षण कोण का मान दे दिया आपको 30 अंश। कितना दे दिया, 30 अंश। अब थीटा का मान आपको दे दिया 30 अंश, तो आप पहले घर्षण गुणांक निकाल लीजिए। तो आपका होता है म्यू बराबर क्या, tan थीटा होता है। म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से tan 30 हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। कितनी होती है, 1/3। म्यू का मान आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है आगे कि जब झुकाव बढ़ाकर 45 अंश कर दिया जाता है तो वस्तु में त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करने का मतलब वस्तु में गति आ गई तभी त्वरण उत्पन्न हुआ है। तो जिस कोण पर वस्तु गति करना प्रारंभ करती है उसको हम क्या बोलते हैं, विराम कोण बोलते हैं, या फिर फिसलन कोण बोलते हैं। तो अल्फा का मान भी आपको क्या कर दिया, दे दिया। अल्फा का मान कितना दे दिया, 45 अंश। बस आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी फार्मूला लिखना कि जब आनत तल पर वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो उसका त्वरण क्या होता है, A बराबर G साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा होता है। ठीक है, A बराबर G साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा होता है। रखिए वैल्यू, तो A बराबर हो जाएगा, G का मान कितना होता है 9.8, साइन अल्फा यानी साइन 45, साइन 45, अल्फा का मान कितना है 45, माइनस हो जाएगा आपका म्यू का मान कितना 1/√3, और ये हो जाएगा आपका कास 45। कितना हो जाएगा, कास 45। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9.8। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। फिर इसके बाद 1/√3, कास 45 की कितनी होती है, 1/√2। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1/√2 कॉमन दिख रहा है। तो 1/√2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 9/8√2। ठीक है, √2, और इधर बचेगा 1 माइनस 1/√3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.8/√2, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि जब वस्तु नीचे की ओर A त्वरण से गति करेगी तो A बराबर क्या होगा, G साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, जहाँ म्यू क्या है घर्षण गुणांक, अल्फा क्या है आपका विराम कोण, और इसके बाद G क्या है, तो G है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी तब क्या होगा। इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी का जो दूसरा टॉपिक है कि जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, वस्तु आनत तल पे ऊपर की ओर गति तभी करेगी जब उस पर क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। तो सबसे पहले आनत तल बनाते हैं, तो ये हो गया आपका आनत तल हो गया। ये क्या हो गया, आनत तल, और इसका जो विराम कोण है वो क्या हो गया, अल्फा हो गया। विराम कोण क्या हो गया, अल्फा। इसके बाद इस पर एक यम द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, यम द्रव्यमान की वस्तु, इसको यफ बल लगा करके क्या करा जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो जब यह बल लगा करके खींच रहे ऊपर की ओर, इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, A त्वरण उत्पन्न हो गया A। यहाँ पर हमको त्वरण नहीं ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। त्वरण मिल जाएगा, बल मिल जाएगा तो त्वरण आराम से निकाल लेंगे। अब जब उधर बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल इसके क्या होगा, विपरीत कार्य करेगा, Fs। A हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका भार क्या होगा, नीचे की ओर होगा mg, और अल्फा कोण पर इसका क्षैतिज घटक होगा mg cos अल्फा, और नॉर्मल प्रतिक्रिया किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। तो नॉर्मल प्रतिक्रिया आपकी हो जाएगी r। अब इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी तो काम करेगा, भार का, वो भी इधर काम करेगा, और उसका मान क्या होगा, mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। थोड़ा सा ही क्रिटिकल होगा, और क्रिटिकल क्या है, आसान, अगर आपको समझ में आया तो आराम से कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इस r को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos अल्फा। तो लिख लीजिए r बराबर क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा, समीकरण 1। अब इसके बाद देखिए इस बल को बैलेंस करने वाले कौन है, एक तो Fs है और दूसरा क्या है, mg sin अल्फा। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी दोनों मिल करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी यहाँ से हो जाएगा आपका mg sin अल्फा प्लस
FS, ठीक है, FS नहीं FF लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि FF चल रहा है आपके सिलेबस में दिया है FF घर्षण बल को, तो आप FF ही लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा FF बराबर किसको बैलेंस कर रहे हैं मिल करके, F को। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपको निकालना है इस FF का मान, किसका मान निकालना है, FF का मान। तो हम जानते हैं FF बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, क्या होता है, म्यू इंटू आर, और यहाँ आर बराबर आपको क्या दिया है, mg cos अल्फा, तो रखेंगे तो हो जाएगा आपका म्यू इंटू mg cos अल्फा। बस FF की वैल्यू मिल गई। अब इस FF की वैल्यू क्या करनी है, समीकरण 2 में रख देनी है। तो रखिए, तो हो जाएगा mg साइन अल्फा प्लस म्यू mg cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, f। अब इसको हम चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, तो f को इधर ला दिया, mg देखिए दोनों में कॉमन है, तो mg को बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा, और यहाँ से mg हटेगा तो बचेगा प्लस म्यू कॉस अल्फा, क्या बचेगा, म्यू कॉस अल्फा। तो ये आपको बल मिल जाएगा कि जिस बल से वस्तु को ऊपर की ओर खींचा जा रहा है अल्फा कोण पर, तो उस पर कितना बल लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो कुछ भी दिया था घर्षण से रिलेटेड सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज बच रहा है कि घर्षण से क्या लाभ है हमको, और घर्षण से हमको क्या हानि है, और घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे कम कर सकते हैं, टॉपिक बच रही, तो उसको भी देख लेते हैं आज से। अब देखते हैं हम लोग घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं हमको। बताइए, आप सड़क पर चल पाते हैं या फिर चल पाते हो किसके कारण है? अगर घर्षण नहीं होता तो आप चल पाते हैं? नहीं चल पाते। क्या हो जाते हैं? फिसल करके गिर जाते हैं। जैसे रास्ते में चलते हुए अचानक आपके पैर के नीचे केले का छिलका आता है तो क्या होता है? चल पाते हैं कि गिर जाते हैं? धड़ाम दे गिर जाते हैं। तो घर्षण चलने के लिए क्या है? आवश्यक है। चलने के लिए आवश्यक है। एक तो इसका उपयोग ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वाहन गति करते हैं, तीव्र गति से गति करते हैं, तीव्र गति से गति करते हैं। तो वाहनों का जो वेग होता है तीव्र होता है और गति कर पाते हैं, किसके कारण कर पाते हैं? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होता तो वाहनों का पहिया क्या करता है? एक ही जगह नाचने लगता है। जैसे जब कीचड़ में एक पहिया फंस जाता है तो एक ही जगह पर नाचने लगता है, घूमने लगता है, तो वहां क्या होता है? घर्षण खत्म हो जाता है। तो घर्षण खत्म करने के लिए क्या करते हैं? हम बल्लियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बल्लियां लगाते हैं, पत्थर डालते हैं, ईंटें डालते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए करते हैं। तो घर्षण नहीं रहेगा तो वाहन आपके तीव्र गति से नहीं चल पाएंगे। फिर तीसरा है, हम लोग चलते हैं, बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, अगर घर्षण नहीं होगा तो वाहनों का ब्रेक कैसे लगेगा? नहीं लग पाएगा। और ब्रेक नहीं लगेगा तो लगातार एक्सीडेंट होते रहेंगे और जनसंख्या क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? वाहनों में ब्रेक के लिए भी जरूरी है। वाहनों में ब्रेक लगाने में क्या करता है? सहायता करता है। हम किसी चीज को कसते हैं, ठीक है। पेच व डिबरी, डिबरी आप लोगों के लिए नया शब्द लग रहा होगा। डिबरी क्या होता है? डिबरी को अंग्रेजी में बोलते हैं बोल्ट, ठीक है। हम पेच में बोल्ट को कस पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या हम कस पाएंगे? कसते रहेंगे, कोई भी काम करने जाएंगे, बोल्ट गया इधर, पेच रह गया वहीं, और हमारा हाथ गया ऐसे, और हमारा उंगली हो सकता है कि चारे मशीन का यूज कर रहे हैं तो कट जाए, या फिर नाक लड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो घर्षण इन सब के लिए भी क्या है? जरूरी है। घर्षण के कारण पेच में हम बोल्ट को क्या कर पाते हैं? कस पाते हैं। फिर इसके बाद घर्षण के कारण ही हम इस पर लिख पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है। देखिए, अगर घर्षण नहीं होता तो स्याही हमारी क्या होती है? ऐसे फिसल जाती, मार्कर ऐसे फिसल जाता, हम हाथ रखते तो हाथ फिसल जाता, ठीक है। ऐसे रखते हैं, हमको पता चला ऐसे रख करके हम लिखने जा रहे हैं, रखने जाते तब तो पता चलता कि हमारी सर इधर लड़ गया। तो घर्षण क्या है? लिखने में भी जरूरी है। अगर पेपर और पेन के बीच घर्षण नहीं कार्य कर रहा है तो हम लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं घर्षण के कुछ लाभ होते हैं, इनको आपको याद रखना है। आपके सामान्य जीवन में हर जगह घर्षण देखने को मिलता है, ठीक है। घिरनियां होती हैं मशीन की, अगर घर्षण नहीं होगा तो कैसे चारे को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा ना। बहुत सारी चीजें, मशीनों पर पट्टा लगा होता है, थ्रेसर वगैरह में, ठीक है। इस पुलिया पर पट्टे को लगाया जाता है, तो पट्टे और पुलिया के बीच घर्षण नहीं रहेगा तो क्या होगा? पट्टा यहीं पर नचेगा, आगे जाएगा ही नहीं ना। तो यहाँ भी घर्षण काम करता है। तो घर्षण के कुछ लाभ होते हैं। अब लिखेंगे हेडिंग आप, घर्षण से हानियां। घर्षण से क्या क्या हानियां होती हैं है कि घर्षण से हानियां क्या होती है। तो घर्षण से क्या हानियां है भैया? मशीनों के कल पुर्जे खराब होने लगते हैं घर्षण के कारण। क्या होते हैं? मशीनों के कल पुर्जे खराब होने लगते हैं घर्षण के कारण। फिर इसके बाद क्या होता है? घर्षण के कारण रगड़ होती है जब, तो रगड़ के कारण
उष्मा भी निकलती है। तो इस उष्मा के कारण जो आपके मशीनें होती हैं वो पिघल के खराब हो जाती हैं, कभी कभी ज़्यादा घर्षण होता है तो, ठीक है। घर्षण के कारण जंगलों में पेड़ों के बीच घर्षण जब होता रहता है तो आग भी लग जाती है, तो जिससे बहुत सारे जंतु भी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो ये सब घर्षण से क्या है, कुछ हानियां है, ठीक है। घर्षण से वस्तुएं खराब भी होती हैं जल्दी, ठीक है। और घर्षण जरूरी भी इसीलिए कहा जाता है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण क्या है, एक आवश्यक बुराई है। देख लीजिए कितना अच्छा टर्म है, आवश्यक बुराई। घर्षण जरूरी भी है और बुराई भी है। तो जरूरी क्यों है, चलने के लिए जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, इसलिए आवश्यक है। बुराई क्यों है, क्योंकि इससे वस्तुएं क्या हो जाती है, खराब भी हो जाती है, तो ये बुराई भी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है आपको देखना है घर्षण को कम कैसे किया जाता है, घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्नेहक का प्रयोग करते हैं, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक में जैसे तेल का यूज कर लेते हैं, ग्रीस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीस का यूज कर लेते हैं। आपके साइकिल वगैरह में बाल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बाल बेयरिंग का, ठीक है। धुर्रों के बीच में छर्रा लगाया जाता है ना, इसे बाल बेयरिंग, यहाँ पर धुर्रा होता है तो घूमता है, किसके सहारे घूमता है, इन छर्रों के सहारे घूमता है, तो इसी को बोलते हैं बाल बेयरिंग, ठीक है। बाल बेयरिंग का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपके जेट यान होते हैं, जेट यान होते हैं, वायुयान होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो नुकीले बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, घर्षण को कम करने लिए, हवा का फ्रिक्शन कम हो, आसानी से उड़ सके, इसलिए उनके जो पंख होते हैं बगल के वो क्या होते हैं, बहुत नुकीले बनाए जाते हैं ताकि हवा को काट सके, घर्षण कम लगे, ठीक है। फिर इसके बाद घर्षण को बढ़ाया कैसे जा सकता है, घर्षण को बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो घर्षण को कैसे बढ़ा सकता है, जैसे सपोज कि बारिश हुई है, कीचड़ है, फिसलन है, तो चलने के लिए तो अब घर्षण कम हो गया है, लेकिन अब उसको बढ़ाना तो पड़ेगा ना, कि फिसलते हुए तो जाना नहीं, कि नहीं लेटते हुए पहुंच जाए अपनी मंजिल पर, नहीं। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सूखी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, उससे और कीचड़ हो जाता है, तो हम यूज किसका कर लेते हैं, बालू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसका यूज कर लेते हैं, बालू का। या फिर सूती कपड़ों का प्रयोग कर लेते हैं, सूती कपड़ों का प्रयोग कर लेते हैं। बर्फीले जगहों पर भी क्या करते हैं, इन सब चीजों का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कुछ थे आपके घर्षण, जो आपका पहला टॉपिक था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। आपका घर्षण वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो आप जो ये 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। जितने भी सूत्र वगैरह आपको बताए गए हैं, जो भी डेरिवेशन कराए गए हैं, वो आपको समझ में आएगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिया है, आपके निमी ने जो क्वेश्चन दिए हैं आपके सिलेबस में, उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और ये सब आपके केवल इसी ITI के एग्जाम के लिए नहीं प्रीफर कर रहे हैं ना, हर चीज को हम लेकर के चल रहे हैं, हर तरफ से कवर कर रहे हैं कि अगर आपको किसी को पढ़ाना भी हुआ तो आप भविष्य में पढ़ा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।